हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत में सिविल सेवा का विकास। भारत में सिविल सेवा का विकास। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन के लिए उपयोगी तो है ही, मुख्य परीक्षा समान अध्ययन के लिए भी उपयोगी है और जिनका वैकल्पिक विषय हिस्ट्री में है, जिनको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम देना है, वह जो है इसका यूज कर सकते हैं। भारत में सिविल सेवा का विकास। सिविल सेवा को हिंदी में नागरिक सेवा भी कहते हैं और आप सभी लोग सिविल सेवा में ही जाना चाहते हैं। सिविल सेवा के लोगों ने ईमानदारी, वफादारी, मेहनत, कर्तव्य परायणता की वो मिसाल प्रस्तुत किया है कि आज भी भारत का हर युवा सिविल सेवक बनना चाहता है। कुछ तो बात है इस सेवा में कि इस सेवा को हर आदमी करना चाहता है। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था लॉयड जॉर्ज पंचम। उनका नाम था लॉयड जॉर्ज पंचम। इन्होंने सिविल सेवा को जो है नागरिक सेवा को स्टील फ्रेम कहा है, इस्पात का चौखट कहा है। स्टील फ्रेम शब्द का प्रयोग करने वाला सिविल सेवा के लिए कौन है? तो लॉयड जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे सिविल सेवा को इस्पात का चौखट या स्टील फ्रेम कहा है। एक बात याद रखिएगा कि भारत में जो सिविल सेवा का विकास हुआ है वह स्वतंत्र रूप से विकास हुआ है। यह भारतीय परंपरा से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय परंपरा से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने इसका विकास किया। अंग्रेज जो शासन स्थापित हुआ भारत में, उसका 3 पिलर था। अंग्रेज जो शासन जो स्थापित हुआ उसके 3 पिलर थे। पहला पिलर था सिविल सेवा, दूसरा था पुलिस सेवा और तीसरा था सेना। ये 3 जो मजबूत स्तंभ थे, सिविल सेवा, पुलिस सेवा और सेना, मिलिट्री, इसी स्तंभ पर ब्रिटिश सेना टिकी हुई थी। क्योंकि ब्रिटिश सेना कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य कहीं ना कहीं बाहर से आया हुआ था और भारत के लोगों को सहानुभूति इससे व्यवस्था के प्रति कतई नहीं होगा। उनको डर से धमका के ही उनको कंट्रोल किया जा सकता था और इसमें ये तीनों लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों का मुख्य काम था कानून व्यवस्था बना के रखना, और कानून व्यवस्था इसलिए कि जो ब्रिटिश माल है, सामान है, वह आवाजाही में कोई कहीं बाधा न उत्पन्न हो। अगर बाधा उत्पन्न होता है तो ये तीनों का काम है, सिविल सेवा का, पुलिस सेवा का और सेना का, मिलिट्री का काम है कि उस आवाजाही को अगर कोई रोक रहा है तो उसको जो है तुरंत जो है कंट्रोल करें। एक थे चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट का कहना था कि ये जो भारतीय हैं ये निकम्मे हैं, ये मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बेईमान हैं, एकदम निकृष्ट, दुनिया का सबसे निकृष्ट नस्ल है। चार्ल्स ग्रांट का स्टेटमेंट है इंडियन के बारे में, भारतीयों के बारे में, कि दुनिया का सबसे निकृष्ट नस्ल है, जो कामचोर है, पिट्ठू है, दिमाग से हीन है। ये चार्ल्स ग्रांट का कहना था। इसलिए यूरोपियन को भारत पर शासन करना चाहिए। कॉर्नवालिस भी कहता है कि ये जो भारतीय है ये भ्रष्ट है, चोर है, निकम्मा है। ये दोनों स्टेटमेंट मैं पहले इसलिए कर देता हूं कि आपको भारतीय सिविल सेवा का जो ब्रिटिश काल में विकास हुआ उसके बारे में कोई आप में मति भ्रम न हो कि सिविल सेवा का इंग्लैंड वालों ने इसलिए विकास किया क्योंकि वो भारतीयों का भला कर रहे थे। इसमें भारतीयों का कतई भला नहीं था।
वह ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित थे। सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेते थे। 1773 के एक्ट में मैंने बताया था, रेगुलेटिंग एक्ट में, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है वो सिविल सेवा के सर्वेंट का नियुक्ति करते थे। जब बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो बंगाल में जो कंपनी के कर्मचारी थे वही जो है पहले अपना काम करते थे। कंपनी के कर्मचारी ही कंपनी का सारा काम देखते थे। इनको जो वेतन बहुत कम मिलता था, इनका वेतन बहुत कम था, लेकिन क्या था, इनको निजी व्यापार का काफी स्वतंत्रता मिला हुआ था। तो इसका जो कंपनी के कर्मचारी काफी इसका फायदा उठाते थे और काफी धन कमाते थे। जब वो यहां से जाते थे वापस इंग्लैंड तो उनको नवाब कहा जाता था। मैंने आपको बताया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने का क्या कारण था, ये सब उसकी चर्चा हुआ था। यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस कंपनी के कर्मचारी को काम करने के लिए कोई बहुत ज्यादा उसमें कुछ गणित का नॉलेज होना चाहिए, कुछ लेखा के अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए और कुछ व्यवसायिक बुद्धि होनी चाहिए। यही था। इनमें प्रशिक्षण का नहीं था और इनमें जो है प्रशिक्षण नहीं था और ये काफी भ्रष्ट थे। इसमें जो है वॉरेन हेस्टिंग्स की जो है काफी लोगों पर नियंत्रण लगाने का कोशिश किया और कॉर्नवालिस ने भी काफी सुधार करने की कोशिश किया। जो सिविल सेवा का एग्जाम होता था ये लंदन में होता था। कहां होता था? लंदन में होता था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो भाषा होती थी, विषय होते थे वो यूनानी और लैटिन साहित्य होते थे। अब ये परीक्षा को कंप्लीट करना भारतीयों के बस की बात नहीं थी और ये सारा नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने हाथ में रखे हुआ था नियुक्ति में। भारत में जो सिविल सेवा का जनक है वो कॉर्नवालिस है। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा का शुरुआत किया। सिविल सेवा में बैठने की जो उम्र थी वह 23 वर्ष थी अधिकतम। 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया और 1878 में लॉर्ड लिटन जो वायसराय थे उन्होंने इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया। अब देखिए 19 वर्ष का आदमी सिविल सेवा में कैसे जा सकता है? क्या है ना? तो ये है प्रारंभिक कुछ चीजें। कॉर्नवालिस ने क्या आया तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि सिविल सेवा का यूरोपीयकरण कर दिया। यूरोपीयकरण कर दिया और यूरोपीयकरण करने से क्या हुआ कि भारतीयों को इससे वंचित कर दिया गया, क्योंकि उसका मानना था कि भारतीय भ्रष्ट होते हैं और कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार न करें तो वेतन में इन्होंने वृद्धि कर दिया। कहा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 500-1500 रुपया प्रति माह मिलता था और जो वहां से भू राजस्व वसूलता था उसका 1% जो है वह जिलाधिकारी अपने पास रख लेता था। तो उस सब आप कह सकते हैं कि संसार का सबसे ज्यादा पेड गवर्नमेंट मतलब पेड सैलरी वाला अगर कोई अधिकारी था तो भारतीय सिविल सेवा की होते थे। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि पूरा जो है सिविल सेवा का यूरोपीयकरण कर दिया। सिविल सेवा का यूरोपीयकरण कर दिया, लेकिन प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं किया। और यूरोपीयकरण करने से क्या हुआ कि उनको भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था और भारतीय परंपरा का जब ज्ञान नहीं था तो फिर नेचुरल बात है कि प्रशासन में वो लय आना मतलब लयात्मक नहीं आ सकती है क्योंकि उनको परंपरा का ज्ञान नहीं है। अठारह में ही सिविल सेवा में सुधार के लिए एटचिंसन का आयोग का भी गठन किया गया था। एटचिंसन आयोग का भी गठन किया गया था 1866 में। मैं आगे बढ़ गया हूं लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा अन्यथा नहीं लीजिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं चाहता था कि सिविल सर्वेंट का अधिकार हम छीन लें। 1831-32 में हॉर्ट मैकेंजी ने कहा कि
जो है परीक्षा करवाइए, प्रतियोगिता परीक्षा कराइए सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए। लेकिन इस पर जो है ये लोग अड़ गए। कौन अड़ गए? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अड़ गए। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इतना प्रभाव था कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 एडी में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली को यह कॉलेज जो सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में खोला था, इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं चाहता था कि सिविल सर्वेंट जो है गवर्नर जनरल के प्रभाव में रहे, और इनको जो है बंद करना पड़ा 1802 में। और 1805 में ये चला गया इंग्लैंड, हरफोर्ट एक जगह है, वहीं चला गया। और 1809 में वहां से चला गया हेलीबरी। सिविल सेवा का प्रशिक्षण भी जो है इंग्लैंड में ही होता था। इनको बंद करना पड़ा लॉर्ड वेलेस्ली को प्रभाव में आकर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इतने शक्तिशाली थे कि नहीं चाहते थे किसी भी हालत में यह ऐसा। और हॉल्ट मैकेंजी ने भी कहा 1831-32 में कि जो है सिविल सेवा में आप प्रतियोगिता परीक्षा करवा लीजिए। लेकिन 1833 एडी में जो है सिविल सेवा का नियुक्ति जो है सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने की बात की गई। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करने की बात की गई। और 1853 एडी में यह जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा कर दी गई। खुली प्रतियोगिता परीक्षा कर दी गई। अब जो सरकारी नौकरी में जो होगा वो दो प्रकार का नौकरी होता था। परसंविदा मुक्त युक्त परीक्षा सेवा, परसंविदा युक्त सेवा और परसंविदा मुक्त सेवा। परसंविदा युक्त सेवा जो होती थी वो हाई पोस्ट होता था, और उसमें सेवा शर्त निश्चित रहता था। और परसंविदा मुक्त सेवा में छोटे छोटे पोस्ट, जैसे क्लर्क का पोस्ट हुआ, चपरासी का पोस्ट हुआ, ये सब पोस्ट होता था। और इस टारगेट यही था कि छोटे पद पर तो भारतीय को ले लिया जाए, लेकिन बड़े पद पर नहीं लिया जाए। एक आकलन है कि 1795 में 500 पाउंड से ऊपर काम करने वाले कोई भारतीय नहीं थे। न सिविल सेवा में थे, न सेना में थे, न इंजीनियरिंग सेवा में थे, किसी भी सेवा में नहीं थे। तो यही स्थिति है। 1853 में दे दिया गया। 1858 में महारानी की उद्घोषणा के द्वारा जो है सिविल सेवा में भारतीयों को जो है प्रतियोगी परीक्षा का एक दिया गया, यह सब दे दिया गया था। 1858 परीक्षा अभी भी लंदन में ही होता था। भारत में पहला जो सिविल सर्वेंट बने वो 1863 में बने सत्येंद्रनाथ टैगोर। पहला जो सिविल सर्वेंट कौन बने? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे सिविल सर्वेंट बनने वाले व्यक्ति हैं। एस.एन. बनर्जी दूसरे सिविल सर्वेंट बनने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इनको जो है नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था सरकारी दबाव में आकर, एस.एन. बनर्जी को। और तीसरे व्यक्ति बने थे रमेश चंद्र दत्त, और तीसरा व्यक्ति थे बिहारी लाल गुप्ता। पहला थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरा थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, बिहारी लाल गुप्ता। ये तीनों जो थे 1869 में पास किए थे। 1853 में यह हुआ कि परीक्षा जो है भारत के साथ साथ जो है 1853 के एक्ट में यह प्रावधान था कि परीक्षा अभी भी लंदन में ही होगा। यहां तक अभी यह नहीं है कि परीक्षा भारत में हो जाएगी, लंदन में ही होगा। तो लंदन में एग्जाम वही देगा जो बहुत पैसा वाला आदमी है। परीक्षा का माध्यम भी आपका अंग्रेजी है, लैटिन यूनानी साहित्य है। एज भी जो है वो अभी 21 साल है। जब लॉर्ड लिटन आया तो उसने जो है भारतीयों को सेवा में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसने एक काम क्या कर दिया कि एज जो है घटाकर 1878 में 19 साल कर दिया। और इस समय 1880 के दशक में भारत में राष्ट्रवाद काफी तेजी से फैल रहा था। दो मैटर था कि परीक्षा जो है भारत में कराइए, और दूसरा यह कि एज को है बढ़ाइए। परीक्षा भारत में करवाइए तो 1892 ईस्वी में एक इंग्लैंड में कॉमन सभा है, वहां यह प्रस्ताव पारित भी हुआ था, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि परीक्षा जो है भारत में ही करवाइए। 1917 में
इस न्यूटन आयोग का गठन किया गया। इस न्यूटन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने यह कहा कि परीक्षा जो है भारत और इंग्लैंड दोनों में होना चाहिए। 1919 के एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया कि मॉन्टफोर्ड जो रिपोर्ट था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में यह कहा, स्पष्ट रूप से कहा गया कि परीक्षा जो है अब भारत में भी होगा और इंग्लैंड में भी होगा। और पहला जो परीक्षा हुआ 1923 में भारत में भी हुआ, वो सेंटर था इलाहाबाद में। लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी भारत में परीक्षा हुआ सिविल सेवा का। 1925 ईस्वी में प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी समय ली आयोग का गठन किया गया सिविल सेवा में सुधार के लिए। और ली आयोग ने सिफारिश किया कि एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाए। और 1935 के अधिनियम में भी ली आयोग की रिपोर्ट को मान लिया गया और एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की प्रावधान किया गया और प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी स्थापना किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संघ लोक सेवा आयोग, अभी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता था, वह स्वतंत्रता के बाद जो है वह यूपीएससी कराने लगा, संघ लोक सेवा आयोग कहलाने लगा। 1935 में जो आयोग बना था वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसी को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कहा गया। 1900 देश जब स्वतंत्र हो गया तब दो सेवा को, आईएएस को और आईपीएस को, यह अखिल भारतीय सेवा थी और संविधान की धारा अनुच्छेद 312 के द्वारा इसे एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो यही है भारत में सिविल सेवा का विकास। सिविल सेवा के जो कर्मचारी थे वह शुरू में छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन बाद में वह वही नीति निर्धारण के काम करने लगे। और कार्नवालिस का साफ साफ कहना था कि जो इंग्लैंड के कर्मचारी जो कंपनी में काम करते उन्हीं से सिविल सर्वेंट को हम बनाएंगे। भारतीयों को उन्होंने इससे वंचित कर दिया। तो यही है भारत में सिविल सेवा का विकास। आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी के डायमीटर में आएगा, इसी के परिधि में आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।